नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट मेजर टेस्ट नंबर 2 जो पिछले संडे को हुआ था वो देख रहे थे। 22 क्वेश्चन अपन ने सुबह देख लिए। अब हम जो है 23वें क्वेश्चन से 45वें क्वेश्चन तक हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी ये क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि नाटक की कथा वस्तु पात्र कथोपकथन भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी जानकर आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार ये भी उत्तर हो सकता था क्या। ठीक है, नाटक की कथा वस्तु पात्र कथोपकथन भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है। तो देखो इसमें ना तो रंगमंच अभिनय प्रणाली, ना कक्षा अभिनय प्रणाली, ना आदर्श अभिनय प्रणाली। उत्तर हो जाएगा इसका व्याख्या प्रणाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्याख्या प्रणाली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कुछ गलती हो जाए तो आप जरूर बता सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल आंसर के से उत्तर बताए जा रहे हैं, फिर भी अगर कुछ गलत लगे आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर भाषा में कौशल विकास से क्या अभिप्राय है। भाषा में कौशल विकास से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले बोलने की कुशलता, लिखने की कुशलता, सुनने की कुशलता। तो ये नहीं है। कुशलता का मतलब जो कौशल विकास का क्या मतलब होगा? कौशल विकास का मतलब जो आपके जो बेसिक कौशल विकास, बुनियादी जो कौशल विकास है जो आपका किस क्रम से चलता है। LSRW बार बार बता चुका मैं। L मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, S मतलब स्पीकिंग यानी बोलना, R मतलब जो है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W मतलब राइटिंग यानी लिखना। तो कौशल विकास का मतलब है सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने की कुशलता, यानी कि चारों प्रकार की कुशलता अर्जित करना ही आपका भाषा में कौशल विकास से संबंधित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों को। ठीक है, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए। वापस देखो, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक यानी कि मुख्य जो इसका बिंदु होता है उस तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाना चाहिए। तो देखो, अगर आपको बहुत सारे अधिक पेज जल्दी से पढ़ने तो आपको करना पड़ेगा मौन वाचन। और मौन वाचन में भी कौन सा? द्रुत मौन वाचन। द्रुत का मतलब हो गया तेज गति से। किससे? तेज गति से। और मौन वाचन का मतलब हो गया मन ही मन पढ़ना। क्या करना? मन ही मन पढ़ना। मन ही मन पढ़ना। तो आपको ध्यान रखना, द्रुत या जो द्रुत मौन वाचन होता है उसका मतलब है तेज गति से मन ही मन पढ़ना। और इसमें आप जो है अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ सकते हो। तो रिवीजन जो होता है ना अपना, वो इसी प्रकार से होना चाहिए। आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि एक जो है लगभग 2 मिनट में एक पेज आपका पढ़ना होना चाहिए कि 2 मिनट में एक पेज पढ़ दूंगा। रिवीजन के वाला बोल रहा हूं मैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टाइम फुल देना है, लेकिन जब आप रिवीजन में आओगे ना तो ये ध्यान रखना आपको करना है द्रुत मौन वाचन, मतलब कि एक पेज 2 मिनट में। ठीक है, एक पेज 3 मिनट में। ऐसे स्पीड से पढ़ोगे तब जो है सिलेबस और ज्यादा जो है बार बार कवर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपके जो एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि ये आगमन विधियां जो है आपके जो है साइंस में, मैथ में, SST में, EVS में, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में, सब में जो है। तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है आपका। और व्याकरण शिक्षण में आपका जो है किसी भी भाषा, जो आपके 2 भाषा है, किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि है उसका उपयोग करते समय जो क्रम का अनुसरण किया जाता है वो क्रम कौन सा है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले उदाहरण, फिर विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण। क्योंकि आगमन विधि में हम क्या जाते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यह आपको पता ही है। तो देखो इसका क्रम ध्यान रखना, पहले उदाहरण, फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं, उसकी कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। तो कमियों को और विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जो है उसका कारण का पता लगाने के लिए, यानी कि कमियों के कारण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका निदानात्मक परीक्षण। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो अधिगम कठिनाइयां हैं उनका पता लगाया जाता है। और इसमें ध्यान रखना विशेषताओं का भी पता लगाया जाता है। किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। और इसमें जो कारण का पता लगता है फिर उसके हिसाब से जो है उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है और उन कमियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है? कोई अगर परीक्षण विश्वसनीय है इसका मतलब क्या है? तो विश्वसनीय का मतलब है कि जो है उसको बार बार भी हम जो है उसको चेक कर रहे हैं किसी को, तो भी गणना में समरूपता, रिजल्ट में समरूपता आनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि कोई अगर परीक्षण विश्वसनीय है इसका मतलब उसको कहीं भी आप ले जाओ, किसी से भी चेक करवा लो, कहीं भी चेक करवा लो, तो आपके जो उसमें गणना यानी कि रिजल्ट है वो बराबर वही रहेगा। मैंने जैसे अपने जो ओएमआर सीट है उसको भरते हैं, वो एक प्रकार का क्या होता है, परीक्षणीय होता है। वो क्या होता है, विश्वसनीय होता है। मतलब आप ओएमआर सीट चाहे कंप्यूटर से चेक कर लो, चाहे मैं चेक कर लूं, चाहे आप चेक कर लो, या दूसरे तीसरे व्यक्ति से चेक करवा लो, अंकों में कोई भी प्रकार की ऊपर नीच नहीं होगी, समरूपता रहेगी। तो ये होता है विश्वसनीयता, जो है विश्वसनीयता की अवधारणा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और इनमें से सभी दिखते ही पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन और उत्तर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया? यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो है परीक्षा संबंधी सुधारों में किस चीज को सुझाया गया? तो देखो, कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करना, बिल्कुल ऐच्छिक का मतलब जो कक्षा 10 है उसकी बोर्ड परीक्षा है ना, उसको ऐच्छिक कर दिया कि आप बोर्ड से भी प्रमाण पत्र ले सकते हो या स्कूल में भी दे सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड में ये चलता भी था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, तो ये तो एनसीएफ सुझाव नहीं देता। विभिन्न सत्रों पर जो है राज्य स्तरीय मतलब बोर्ड परीक्षा कह सकते हो, ऐसा जो है संचालन का जो है नहीं कहता ये। फिर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा उनको ऐच्छिक करना, तो ये भी नहीं करता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन सा प्रकार है? मतलब निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होता है जिसमें चाहे कोई भी चेक करे, जो नंबर है वो सदैव सेम मिलेंगे। मतलब या तो वो सही होगा या गलत होगा, ऐसा नहीं है कि दो में से एक नंबर दे देता हूं, आधा दे देता हूं, या तो पूरे मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा। तो किस पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? आलोचनात्मक प्रश्न, तो ये तो है नहीं। आलोचनात्मक जैसे मैं बोल दूं कि जो है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन पर अपने जो है विचार प्रकट कीजिए, तो उसमें आप जो है कुछ पक्ष कुछ विपक्ष लिखोगे, तो उसमें तो नंबर जो है एक प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न हो गया, तो उसमें तो अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं कि 5 में से 2 दे देते हैं, आधा दे देते हैं, 2.5 दे देते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न, तो ये वही चीज है, और व्याख्यात्मक प्रश्न भी यही चीज हो गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका मिलान प्रश्न। मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें आपके फिक्स होते हैं उत्तर, या तो सही है या क्या है, गलत है। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली जो है बालकों के लेबल लगाने में, तो लेबल करना तो क्या नकारात्मक होता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, तो ये आपका निदानात्मक परीक्षण का काम है, ठीक है। किसका है? निदानात्मक परीक्षण का, ना कि मूल्यांकन का काम है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर जो आपका आता है कि अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, तो ये भी किसका है? निदानात्मक परीक्षण का ही क्या है, कारण जो है मतलब भाग है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का जो है पुष्टि पोषण प्रदान करना, मतलब आगे अपने जो है जीवन जो है उसको चलाने के लिए, अपने जो है रोजमर्रा को चलाने के लिए जो शिक्षा है वो किस तरह जो है तक, किस मतलब सीमा तक जो है पुष्टि पोषण कर पाई, मतलब जो उस स्तर को छू पाई, उसका जो है पता करना जो है क्या है आपका मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जब रसोइया सूप चखता है, मतलब कोई रसोइया है कोई होटल में वो सूप बनाता है और वो खुद सूप चखता है, उसको क्या कहेंगे? और जब अतिथि यानी कि जिसके लिए, जिस कस्टमर या अतिथि के लिए जो सूप बनाया जाता है वो चखता है, तब वो क्या है? तो देखो, सूप रसोइया बनाता है, बनाते बनाते चखता है, मतलब सत्र के दौरान कोई काम हो रहा है, उस कार्य के दौरान। जैसे हम मूल्यांकन की बात करें तो उस सत्र के दौरान अगर कुछ होता है तो उसको कहते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये पहला हो गया। फिर अतिथि सूप चखता है, मतलब लास्ट में बनने के बाद में, परोसने के बाद में चखता है, मतलब अगर हम शिक्षा से रिलेट करें तो पूरे सत्र के समाप्ति पर हो रहा है, तो ये होता है योगात्मक। तो उत्तर पहला ही हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कोई चीज बनते टाइम अगर उसका टेस्ट जो परीक्षण हो रहा है तो रचनात्मक, और पूरा होने के बाद में हो रहा है तो योगात्मक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई में माध्यमिक स्तर पर, बात माध्यमिक स्तर की हो रही है, पर सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब लागू किया गया? तो सीबीएसई में माध्यमिक स्तर पर सीसी जो है लागू किया गया आपका 2009-10 में। कैसे याद रखोगे? माध्यमिक स्तर यानी कि 9वीं 10वीं क्लास,
और यहां से याद क्या रखोगे 9 10। ठीक है, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता, और मेरे हिसाब से अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का। ठीक है, ये जो 22-23 क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो शैक्षिक निदान है उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो देखो, छात्रों का चयन आता है, शिक्षण विधि का चयन नहीं आता मेरे हिसाब से, इसलिए इंपोर्टेंट बन रहा है क्योंकि अपन जो है ये सोच भी नहीं सकते कि इसका जो है शिक्षण विधि का चयन जो है निदान के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ये रियलिटी है। जो आपकी शिक्षण विधि है ना, इसका चयन जो है निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। बाकी विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, कठिनाई स्थलों का अन्वेषण, ये सब आते हैं, शिक्षण विधि का चयन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम डैश परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। ठीक है, जब हम जो है किसी ऐसी बात का निश्चय करना चाहें कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा, यानी कि अपन ने जो कुछ सिखाया है उसके बाद में जो है व्यक्ति ने क्या सीखा है, तो वो होता है आपका कौन सा परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। यानी कि कुछ विशिष्ट प्रकार की शिक्षा देने के बाद में जो विद्यार्थी या जो अधिगम करता है उसने क्या उपलब्धि हासिल की, तो उसको हम किससे जो है डिनोट करेंगे, उपलब्धि परीक्षण से। अगला क्वेश्चन, लेखन व उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। अनुकरण विधि देखो, जैसे मैं बोल दूं, बोलो जो है कैसे कबूतर, और पीछे जो है पूरे स्टूडेंट बोले कैसे कबूतर, तो ये होती है अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि आपकी कहां पर होगी, प्रारंभिक स्तर पर ही तो होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर होगी, जहां कुछ स्टूडेंट या टीचर बोलते हैं और बालक जो बचे हुए स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसका जो है अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। मान लो कोई कविता हम पढ़ा रहे हैं तो उसके जैसी या फिर उसका विरोधी, यानी कि उसके एकदम अपोजिट टाइप वाली कोई कविता, उसका उदाहरण देकर या उसको प्रस्तुत करके अपन जो अध्ययन करवाते हैं, तुलनात्मक अध्ययन नाम से पता चल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा तुलना प्रणाली। ध्यान रखना, कौन सी, तुलना प्रणाली। समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, इनमें कंफ्यूज मत होना। उत्तर हो जाएगा आपका तुलना प्रणाली, तुलनात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली, कौन सी प्रश्नोत्तर प्रणाली किससे संबंधित है, कविता शिक्षण से। तो कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्नोत्तर प्रणाली का दूसरा नाम है खंडान्वय विधि। कौन सी विधि, खंडान्वय विधि या खंडान्वय प्रणाली। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण, एक मिनट, भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। मतलब भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, यानी कि कोई काम की नहीं है। तो देखो, डाल्टन विधि है, ये आपकी जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बनी है। तो क्या बनी है, तो बिल्कुल बनी है। डाल्टन विधि जो है आपकी जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बनी है, तो बिल्कुल बनी है। मोंटेसरी जो पद्धति है, तो ये भी जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है, बिल्कुल। किंडरगार्टन विधि, बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट प्रणाली नहीं होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक मिनट वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। डाल्टन विधि किसने दी, पार्कहर्स्ट ने। किसने, पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि किलपेट्रिक ने। किसने, किलपेट्रिक ने। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने, और मोंटेसरी विधि मोंटेसरी ने ही दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है रखना है। कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट आप कर सकते हो। फिर व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली, सुग्गा प्रणाली बता, जो सुग्गा मतलब क्या होता है, तोता प्रणाली। तोता मतलब होता है रटने वाला, क्या होता है, कोई चीज को रटना। जैसे तोता होता है ना बोलने वाला, जो कोई व्यक्ति बोलता है वैसा ही बोलता है, तो उसको सुग्गा प्रणाली या तोता प्रणाली कहते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। और मेरे हिसाब से ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या कहते हैं, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा लेकर 6 से लेकर 8 तक, अगर
उम्र की बात करें 11 से लेकर 14 वर्ष का कोई बालक है, उस पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर ध्यान रखना, अभिनय प्रदर्शन द्वारा मौखिक भाषा शिक्षा जो है सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा। तो एक तो ध्यान रखना, बेसिक शिक्षा या हम कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा, ये किसके द्वारा जो है परिवर्तित किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा। का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है उसके बारे में जो बात कही थी, उसमें सबसे ज्यादा थी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। कौन सी भाषा? मातृभाषा। और मातृभाषा जो है वर्तमान में जो एनईपी 2020 है, कौन सी? एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंतर्गत जो है आपकी मातृभाषा जो है ना कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का जो है क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने क्या है? बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा में जो है शिक्षा प्रदान करने का जो है विचार रखा था। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन से है? तो आपको मैं बता चुका, LSRW। एल लिसनिंग यानी कि सुनना, ठीक है। स्पीकिंग यानी बोलना, ठीक है। रीडिंग यानी जो है पढ़ना, और राइटिंग यानी जो है लिखना। तो जो अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं? तो ये दूसरा और चौथा, ये आपके अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना और लिखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3। फिर आपका देखो एक बात और मैं अलग कलर में बता देता हूं। फिर जो पहला और तीसरा है, मतलब पहला और तीसरा, जिसको सुनना और पढ़ना कहते हैं, ये आपके ग्राह्यात्मक कौशल। क्या है? ग्राह्यात्मक कौशल। ग्रहणात्मक भी कह सकते हो, ग्रहण करने वाले, ग्रहणात्मक, ठीक है। और जो आपके शुरुआत के दो है, शुरुआत के दो को और अलग कलर में लिख लेते हैं अपन। कौन से कलर में लिखें? चलो ग्रीन कलर में लिख लेते हैं। जो शुरुआत के दो है, इनको कहते हैं बुनियादी कौशल। क्या कहते हैं? बुनियादी कौशल। कौन से कौशल? बुनियादी कौशल। तो ये तीनों जो चीजें ध्यान रखना है, और एक इनका क्रम याद रखना है, LSRW। तो पहला और तीसरा है आपके ग्रहणात्मक, दूसरा और चौथा है आपके कौन से? अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यक्ति के, और पहला और दूसरा है आपके बुनियादी कौशल। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक उपागम। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए, ये कर्म से कौन से हैं? और ये मैं एक क्लास में आपको करा भी चुका, और गारंटीड आपके बहुत सारे क्वेश्चन जीवा स्टडी से आने वाले हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी मैंने सेम इसी तरीके से क्लासेस ली थी। और जो है इजी क्वेश्चन को छोड़ दें तो उसके अलावा 32 क्वेश्चन आए थे। इजी क्वेश्चन तो एक साइड है, उसके अलावा 32 क्वेश्चन आए थे 100 में से, और कम से कम 10 क्वेश्चन इजी थे, तो लगभग 42 क्वेश्चन आ गए थे अपने से, ठीक है। तो आपको जो है एकदम अच्छे से जो देखनी है, दूसरे जो स्टूडेंट है उनको भी जो है शेयर करनी है क्लास, क्योंकि आगे थर्ड ग्रेड में भी अपनी जो है क्लासेज स्टार्ट रहेगी, मटेरियल तैयार है अपना, ठीक है। रीड के तुरंत बाद हम थर्ड ग्रेड स्टार्ट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, संरचनात्मक उपागम है वो किसने दिया? FG फ्रेंच ने। कितने सिद्धांत दिए? 3। ये सिद्धांत कौन से? नोट कर लेना। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, और छात्रों की क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संरचनात्मक उपागम किसने दिया? FG फ्रेंच ने। कितने सिद्धांत दिए? 3। कौन कौन से? वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, और छात्रों की क्रियाशीलता। नोट कर लेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम बताओ। यानी कि कोई पाठ्य पुस्तक है, उसकी हम रचना करें, उसको बना रहे हैं, तो उसके सोपानों का क्रम देख लो। सबसे पहले विषय सामग्री का चयन करना, उसके बाद स्तरीकरण करना कि किस स्तर के लिए बना रहे हैं, और फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। तो ये थे अपने जो है इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन मेजर टेस्ट जो है 2 के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चैनल जीवा स्टडी को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हो। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के।